गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सीए फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम देखने वाले बेटा यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। बेटा अकाउंटिंग में हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है। ओके, आपको बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा या आपके सामने आया होगा कि अकाउंटिंग आर्ट या साइंस है। ओके, तो नालायक बच्चे बोलते हैं कॉमर्स है, आप तो ऐसे हो ही। तो बेटा अकाउंटिंग में फिक्स रूल्स होते हैं, अगर फिक्स रूल्स होते तो उसे साइंस बोलते हैं। अकाउंटिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स बनाते समय कुछ बेसिक रूल्स या एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। बेसिक एजम्पशंस लेने पड़ते हैं बेटा, उसे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस बोलते हैं। अकाउंट्स के बेसिक रूल्स, एक गैप बोल के कंसेप्ट आएगा आपको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट करते समय कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स आपको जनरली एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, कुछ बेसिक रूल्स आपको एज्यूम करने होते हैं बेटा। क्यों बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स आपको अडॉप्ट करने होते हैं? तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है बेटा, एक ही रीजन है कि अकाउंट्स मेंटेन करने वाले नंबर ऑफ पर्संस होंगे। अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले, कोई बॉम्बे में रिकॉर्ड करेगा, कोई दिल्ली में, कुछ कलकत्ता में, कोई चेन्नई में, कोई अमेरिका में। तो हर जगह की अकाउंटिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए सब जगह कुछ बेसिक रूल्स हमें एज्यूम करने पड़ते हैं। ओके, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस बोलेंगे। इसका डीप आपको स्टडी करना भी नहीं है बेटा, खाली कंसेप्ट्स कौन से आपके स्टडी मटेरियल में फर्स्ट पेज के ऊपर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का एक डायग्राम दिया है, वहां पूरे कंसेप्ट्स उन्होंने दिए है। तो चलो हम एक एक कंसेप्ट्स लेंगे बेटा और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। याद रखो, हर कंसेप्ट का मीनिंग एंड उसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने चाहिए कि उस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड क्या होता है अकाउंट्स में। ओके, तो बेटा मैंने पूरी अकाउंटिंग पहले पढ़ाई है, बाद में मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी आगे का पूरा पता है आपको। अब उसके पीछे रूल्स कौन से थे आज मैं पढ़ाऊंगा। याद रखो, सबसे उल्टा पढ़ाता हूं मैं, सब बेसिक पहले पढ़ाते हैं, ओके, बाद में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। मैंने वैसा ही नहीं किया बेटा। ओके, मैंने पूरी अकाउंटिंग पहले खत्म की है और सबसे आखिर में मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। मेरा तरीका अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा कि मुझे लगता है कि छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, वो पहले लैंग्वेज सीखता है या उसका ग्रामर सीखता है? तो पहले वो लैंग्वेज सीखता है, बाद में उस लैंग्वेज को ब्यूटीफुल करने के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं। समझ में आया? ओके, तो बहुत सारे टीचर्स आपको पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, बाद में लैंग्वेज। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, बाद में ग्रामर, उसको ब्यूटीफुल करना है। सेम कंसेप्ट है, पहले मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई है आपको, अब उसके बेसिक रूल पढ़ाऊं मैं। जो भी अब तक हमने अकाउंटिंग की है उसके पीछे कौन से रूल्स को हमने फॉलो किया था, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए थे हमने, या कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हमने एडॉप्ट किया था, यूज किया था, आज देखेंगे हम। बेटा अकाउंट की फर्स्ट कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट, या उसे हम बोलेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या होती है और उसका एजम्पशन क्या है बेटा? तो एंटिटी कंसेप्ट बोलती है कि बिजनेस एंड ओनर की सेपरेट एंटिटी है बेटा। ओके, उनका आइडेंटिफिकेशन अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि बिजनेस एंड ओनर एक ही ऐसा ट्रीट करते हैं। बिजनेस एंड ओनर
एक ही ऐसा ट्रीट करते हैं। बिजनेस को लॉस हुआ, ओनर को लॉस हुआ, बिजनेस का खर्चा, ओनर का खर्चा, बिजनेस का इनकम, ओनर, वो आपको आगे पता चलेगा, वैसा नहीं ट्रीट करेंगे। अकाउंट बोलते हैं बेटा बिजनेस अलग एंड ओनर अलग है, आपका बिजनेस अलग एंड ओनर अलग। तो बिजनेस एंड ओनर की सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी लीगल नहीं, सेपरेट एंटिटी, ऐसा बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट। ओके, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है, तो बिजनेस के जो अकाउंट्स होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें जो इनकम लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस लिखेंगे, ओके, वो एक्सपेंसेस एंड इनकम ओनली बिजनेस के लिखेंगे, ओनर के नहीं, क्योंकि ओनर अलग पर्सन है, ऐसा ट्रीट करते हैं हम। अगर बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे तो उसमें ओनली बिजनेस के एक्सपेंसेस लिखेंगे, ओनर के नहीं। ओके, तो एंटिटी कंसेप्ट बोलती है बिजनेस एंड ओनर अलग होते हैं, तो बिजनेस के बुक में ओनर के ट्रांजैक्शन मत लिखो, या ओनर के बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन मत लिखो। समझाया? बिजनेस के बुक में ओनर के ट्रांजैक्शन आपको लिखना नहीं है एंड ओनर के बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखना नहीं है। आया समझ में? तो याद रखो बेटा, अगर दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुआ तो बिजनेस के बुक में ओनर के नहीं लिखेंगे हम। अभी तक कभी भी बेटा 11 से अब तक आपने फाइनल अकाउंट बनाया, वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं बिजनेस का, उस फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमने अभी तक वेजिटेबल लिखा नहीं है। ओनर वेजिटेबल तो खाता होगा, उसका खर्चा है बेटा, लेकिन बिजनेस के बुक में अभी तक आपको वेजिटेबल कहीं भी दिखाई नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक बिजनेस का है, यहां हम खर्चे लिखेंगे बिजनेस के, उसमें ओनर के खर्चे नहीं लिखेंगे, अलाउड नहीं है। कौन अलाउड नहीं करता? एंटिटी कंसेप्ट अलाउड नहीं करती। ओके, तो बिजनेस के बुक में ओनर के ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, ओनर के बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, एंटिटी कंसेप्ट बोलती है। लेकिन अगर बिजनेस एंड ओनर के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है? यस, उसे रिकॉर्ड करना है बेटा। कैसे रिकॉर्ड करना है? जैसे आउटसाइडर के साथ अगर ट्रांजैक्शन हुआ होता वैसे ही रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमें कैश रिसीव होती फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मुझे बताओ बेटा आप एंट्री क्या करते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम की एंट्री क्या करते हैं आप? तो उसकी एंट्री करते हैं आप कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, बिकॉज कैश बिजनेस में आई बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड राम इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब याद रखो, यही कैश राम से मिली है, राम अगर थर्ड पार्टी होता है तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अगर राम बिजनेस का ओनर है तो एंट्री क्या होती? एंट्री आप करते या नहीं करते? यस, डेफिनेटली करते। खाली हम राम की जगह नाम लिखते कैपिटल, कैपिटल बेटा, ओनर की नाम की जगह कैपिटल नाम लिखा। ओके, याद रखो, अल्टरनेटिव नाम लिखने से मतलब नहीं चेंज होता। कैपिटल के पीछे अगर मैंने आपको पूछा कि आपको किसका फेस दिखाई दे रहा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे राम का सर। यानी कैपिटल पर्सनल अकाउंट ही है, राम की जगह हमने कैपिटल लिखा। आया समझ में? समझो आपके पिताजी का नाम है राम, तो आप उन्हें राम तो नहीं बोलेंगे, अल्टरनेटिव वर्ड यूज करते हैं, पप्पा, डैडी। इसका मतलब डैडी के पीछे नाम किसका आया? राम का ही। फेस किसका आएगा? उनका ही। समझ में आया? तो कैपिटल एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं हम, इसके पीछे एंटिटी कंसेप्ट है। ओनर से हमने पैसा लिया है, हम सोचेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक पर्सन है, ओनर एक पर्सन है,
अगर ओनर से हमने अगर दूसरे किसी पर्सन से हमने पैसे लिए होते हैं तो उसको कभी ना कभी रिटर्न करने होंगे बेटा, कभी ना कभी रिटर्न करने होंगे, यानी तब तक हमारी वो लाइबिलिटी होगी। सेम कंसेप्ट है, अगर हम ओनर से पैसा लेते, कैपिटल यानी ओनर से पैसा लिया हमने, तो उसे हम एज अ लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, वो पैसा है ओनर का। तो ओनर का जो भी पैसा है उसे कभी ना कभी रिटर्न देना होगा, तो हमारी बिजनेस की वो लाइबिलिटी हो गई, इसलिए हम कैपिटल एज ए लाइबिलिटी दिखाते। इसके पीछे कंसेप्ट है बेटा एंटिटी। ड्राविंग्स कैपिटल में से लेस करते, इसके पीछे भी कंसेप्ट है एंटिटी। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके पीछे भी कंसेप्ट है एंटिटी। है समझ में? तो एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलती है, दो ओनली पॉइंट्स याद रखना है आपको। एंटिटी कंसेप्ट बोलती है बिजनेस एंड ओनर अलग होते हैं। बिजनेस के बुक में ओनर के ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, ओनर के बुक में बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, वो दोनों अलग है। अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होते तो एज अ थर्ड पर्सन जैसी रिकॉर्डिंग होती थी सेम रिकॉर्डिंग करनी है। हम ओनर से कैपिटल लिया, पैसा लिया, लाइबिलिटी। समझो यही पैसा हम बैंक से लेते, बैंक लोन, तो भी लाइबिलिटी। है समझ में? ओके। तो बेटा एंटिटी कंसेप्ट से रिकॉर्ड क्या क्या होता है, कैपिटल, ड्राविंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इनके पीछे कंसेप्ट है एंटिटी। है समझ में? गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलती है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है बेटा। उसके पीछे मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लूंगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन पीरियोडिसिटी। गोइंग कंसर्न, कंसर्न यानी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस बेटा। गोइंग यानी चलने वाला, कंटिन्यूस टेंस। ओके, कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस, सिंपल मीनिंग। तो बेटा बिजनेस का एक बेसिक एजम्पशन है, ओके, इसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलते हैं गोइंग कंसर्न को। तीन है, आगे बोल दूंगा मैं बेटा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में एक एजम्पशन होता है हमारा कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका एंड शॉर्ट पीरियड में होने वाला नहीं है। देखो हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका एंड शॉर्ट पीरियड में नहीं होगा, ये एजम्पशन है हमारा, याद रखो। अगर कोई भी पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके माइंड में क्या होता है। चलो आज हम छोटा सा एक शॉप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उसके माइंड में सपने क्या होते हैं। देखो आज हम बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा सा बिजनेस है, ये बिजनेस अच्छे से चलेगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, हमारे प्रॉफिट होगा, तो बाद में ये बड़ा हो जाएगा बिजनेस, हम बड़ा करेंगे। उसके बाद बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, अब दूसरों की किसी शॉप में एज अ रेंट हम शॉप चला रहे हैं, जगह हमारी नहीं है। कुछ सालों बाद खुद की जगह होगी, और कुछ सालों बाद सिटी में सबसे बड़ा बिजनेस हमारा होगा, और कुछ सालों बाद एरिया में या स्टेट में सबसे बड़ा। यानी सपने कैसे रहते कि ऐसा किसी का सपना नहीं होगा कि आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, 4 महीने के बाद मेरा दिवाला निकल जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। ओके, तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड चलता रहेगा, ऐसा एजम्पशन यानी गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, ओके, उससे एक दिक्कत क्रिएट होती है। लाइफ तो बहुत बड़ी है बिजनेस की, तो बिजनेस के रिजल्ट्स कब चेक करना है, बिजनेस के रिजल्ट्स कब चेक करना है।
डिसाइड तो करना पड़ेगा आपको। ओके, तो बेटा यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कितने पीरियड के बाद करना है, ये पीरियड डिसाइड करती है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। हर बिजनेस में बेटा फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं क्वार्टरली यानी एवरी 3 मंथ्स के बाद, हाफ ईयरली 6 मंथ के बाद, या ईयरली एनुअली भी बनाते हैं बेटा। ये पीरियड डिसाइड करता है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। सिंपल सी कंसेप्ट है, नाम में ही मीनिंग है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन का पीरियड डिसाइड करने का काम पीरियडिसिटी करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड के बाद बनाना है, ये पीरियड डिसाइड करती है पीरियडिसिटी। ओके, ये याद रखो, यानी बिजनेस की जो इकोनॉमिक लाइफ होती है लंबी सी, उसके पीरियोडिक इंटरवल्स कौन करता है, पीरियडिसिटी। क्यों इंटरवल करने पड़ते हैं, गोइंग कंसर्न की वजह, यानी लंबी लाइफ है इसलिए आपको इंटरवल करने हैं। इंटरवल कितने पीरियड का होना चाहिए, ये पीरियड डिसाइड करेगी पीरियडिसिटी। एंड अगर क्वेश्चन है आपको, एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ ड्यू टू, हर 6 महीने बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों, पीरियड का रेफरेंस आया तो बोलने का पीरियडिसिटी कंसेप्ट, ड्यू टू पीरियडिसिटी कंसेप्ट। है समझ में? ओके, तो एनटीडी हो गई बेटा पीरियडिसिटी। सीक्वेंस में ऊपर नीचे करूंगा, मेरे सीक्वेंस से खाली याद रखो। सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट लेंगे बेटा हम, उसे हम बोलेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेटा, मनी मेजरमेंट क्या बोलती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करने जिनको आप मनी में काउंट कर सकते हो, पैसे में आप काउंट कर सकते हो, यानी उसकी वैल्यू आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आपको अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप मनी में काउंट नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अकाउंट बोलता है उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो कितना भी इंपॉर्टेंट होने दो। अगर आप मनी में काउंट नहीं कर सकते ना, तो उसे रिकॉर्ड मत करो। कौन बोलता है, मनी मेजरमेंट। इसलिए हम ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जिसकी वैल्यू मनी में निकालना पॉसिबल नहीं है, ऐसे आइटम्स को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते ड्यू टू मनी मेजरमेंट। है समझ में? ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बोलो। देखो बेटा, हर कोई बिजनेस करता है, हर कोई बिजनेस करता है। समझो 10 पर्सन सेम बिजनेस में एक ही बार आ गए। 10 पर्सन सेम बिजनेस करेंगे, उन्होंने कैपिटल सेम लाया, उनका बिजनेस सेम है और उनकी लोकेलिटी सेम है बेटा। एक ही कापड़ लाइन है तो शराब लाइन है तो बेटा वहाँ ज्वेलरी के शॉप होते हैं, वैसे सब ने सेम कैपिटल लाया, सेम प्लेस है, यानी एक ही गली है, एक ही स्ट्रीट है। ओके, लेकिन हर कोई, वो 10 आदमी सक्सेसफुल नहीं होंगे, उसमें से कोई तो एक बहुत अच्छे से बिजनेस करेगा, बाकी का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस को सक्सेस करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। ओनली पैसा नहीं लगता बेटा, उस ओनर के पास बिजनेस की कुछ स्किल होनी चाहिए। हर कोई धीरूभाई अंबानी नहीं हो सकता, बिजनेस तो सबने किया था, है समझ में? तो उनके पास कुछ स्किल होगी। तो अगर किसी बिजनेस के ओनर के पास अच्छे से स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है, तो उसकी वो एसेट होती है बेटा, प्रॉपर्टी है। किसी के पास नहीं है, अगर ऐसे कोई चीज हमारे पास है तो उसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। लता मंगेशकर सिंगिंग करते हैं बेटा, तो उनका वॉइस उनकी प्रॉपर्टी है। तेंदुलकर क्रिकेटर है बेटा, उसकी जो स्किल है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसी के ऊपर तो लाइफ में उन्होंने कमाया ना बेटा। तो अगर उनकी पर्सनल बैलेंस शीट आप बनाने जा रहे हो, तो उस स्किल को या वॉइस को
बैलेंस शीट में एज अ प्रॉपर्टी आप रिकॉर्ड करोगे क्या, कर सकते हो क्या? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि उसे पैसे में हम काउंट नहीं कर सकते, मनी मेजरमेंट। अगर आप मनी में उसका मेजरमेंट कर सकते हो तभी रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करना है। यानी जिस स्किल के ऊपर बिजनेस का सक्सेस डिपेंड है उसे आप बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आया समझ में बेटा? ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलती है? बिजनेस एंड ओनर अलग होते हैं। पीरियडिसिटी, बिजनेस की जो लाइफ है उसके पीरियोडिक इंटरवल करेगी। और मनी मेजरमेंट, अगर मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है तभी रिकॉर्ड करो, अदरवाइज रिकॉर्ड मत करो। आया समझ में? नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा एक्रोअल कंसेप्ट। एक्रोअल याद रखो, इंपॉर्टेंट वन है। हम अकाउंटिंग करते दो बेसिस से। हम अकाउंटिंग करते बेटा दो बेसिस से। ओके, कौन से बेसिस है उसके बेटा? तो एक होते हैं एक्रोल बेसिस एंड सेकंड होते हैं कैश बेसिस। अब सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं मैं, आपको डिसाइड करना है कि इसके पीछे कौन सी कंसेप्ट है या रूल है। ओके, समझो बेटा आप 11th का या 12th का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। एक एग्जांपल बोलता हूं, देन हम एक्रोल कंसेप्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। आपका जो बिजनेस है बेटा रेंटेड प्लेस है, वहां आप चलाते हैं। आपको ओनर को, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है 5000 पर मंथ। रेंट कितना है? 5000 पर मंथ। ऐसा समझ में? अब आपने फर्स्ट डे से ईयर के उस जगह को रेंट से लिया, साल भर बिजनेस किया यानी 12 मंथ्स बिजनेस किया। एट द एंड ऑफ ईयर रेंट कितना होगा बेटा? 5000 पर मंथ, साल भर का 60,000। लेकिन आपने रेंट पेड किया, रेंट पेड फर्स्ट केस में आपने रेंट दिया बेटा पूरा 60,000। ओके, सेकंड केस में आपने रेंट दिया 0। थर्ड केस में रेंट दिया 70,000। थर्ड केस में दिया 70 एंड फोर्थ केस में दिया बेटा 50,000। रेंट पेड के अमाउंट अलग अलग लिए मैंने। फर्स्ट केस में पूरा दिया, सेकंड केस में कुछ भी नहीं दिया, थर्ड केस में एक्स्ट्रा दिया और फोर्थ में थोड़ा कम दिया। अब मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कितना दिखाओगे इन ईच केस? फर्स्ट केस में कितना दिखाओगे बेटा? फर्स्ट केस में आप रेंट दिखाओगे 60,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सेकंड केस में कितना दिखाओगे? प्रॉफिट लॉस में कितना रेंट लिखोगे? अंदर नहीं बेटा, बाहर। इनर कॉलम का कोई लेना देना नहीं होता, आउटर कॉलम में कितना आएगा वो बोलो मुझे खाली। तो बेटा सेकंड में हमने कुछ भी नहीं दिया तो 0 लिखेंगे, रॉन्ग आंसर है, 60,000 ही लिखेंगे। थर्ड में 70 पेड किया लेकिन हम लिखेंगे 60 ही बेटा। एंड फोर्थ में 50 दिया लेकिन लिखेंगे 60 ही। अब आपके माइंड में आया होगा डाउट कि सर हर केस में पेमेंट तो अलग है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में तो ऑल केसेस में आपने सेम ही रेंट दिखाया क्यों है? आप भी दिखाते हो बेटा, आपको पता नहीं है इसके पीछे रूल कौन सा यूज करते हो। तो इसके पीछे कंसेप्ट है बेटा एक्रोल कंसेप्ट। ड्यू टू एक्रोल कंसेप्ट हम इतना रेंट दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं बोलता हूं मैं बेटा। यहां थर्ड केस, फोर्थ केस में देखेंगे हम लास्ट। रेंट पेड किया है 50, रेंट होता है 60। 60,000 रेंट हुआ लेकिन आपने पेड किया 50,000,
तो आप बोलोगे कि 10,000 रेंट अभी देना बाकी है, पेएबल है, उसे आप अकाउंट में बोलते हो आप आउटस्टैंडिंग। तो याद करो बेटा, ओके। फाइनल अकाउंट में आप आउटस्टैंडिंग का क्या करते थे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे आप रेंट 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 10, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, यानी बाहर कितना आएगा 60। यहाँ 70 दिया था, इसका मतलब है 10,000 एक्स्ट्रा दिया है। अगर एक्स्ट्रा देते तो उसे प्रीपेड बोलते, एंड फाइनल अकाउंट बनाते समय आप प्रीपेड लेस करते थे। यहाँ थर्ड में क्या करते आप, रेंट पेड 70 लेस प्रीपेड 10, बाहर 60। सेकंड में रेंट पेड 0, पूरा आउटस्टैंडिंग है बेटा सेकंड, यानी 60 ऐड, बाहर 60। यानी आपने कैश में कितना खर्चा किया है, कैश में आपने खर्चा कितना किया है, इसके बारे में मत सोचो। आपको उस पीरियड में आपका खर्चा कितना हुआ है याद रखो, कितना दिया है मत देखो, कितना हुआ है उतना रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस पेड रिकॉर्ड नहीं करना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिकॉर्ड करना है। कितना खर्चा हुआ है, आपने दिया होगा या नहीं दिया होगा, लिखना टोटल है, ओके। इसके पीछे एक्रोल कंसेप्ट बेटा। इनकम के बारे में वैसे बोलते, आपको इनकम कितना मिला है मत देखो, कितना इनकम हुआ है उतना रिकॉर्ड करो। यानी आपने 10 लाख के सेल्स किए बेटा, कैश सेल्स, और 5 लाख के क्रेडिट सेल्स। सेल्स हमारे इनकम है, क्रेडिट सेल के पैसे मिले ही नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप सेल्स कितना रिकॉर्ड करोगे, 10 लाख के कैश सेल्स, 5 लाख के क्रेडिट सेल्स, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स कितना रिकॉर्ड करना है, 15 लाख बेटा। सर 15 लाख तो मिले नहीं, कितने मिले मत देखो। यानी सिंपल अगर मैं बोलूँगा कि ये एक्रोल कंसेप्ट किसी संत की जैसे होती है, वो बोलते हैं ना, पैसा मोह माया सब छोड़ दो, पैसे की तरफ मत देखो, कितना खर्चा दिया है मत देखो, कितना हुआ है रिकॉर्ड करो, कितना इनकम मिला है पैसे में मत देखो, कितना हुआ इनकम उतना रिकॉर्ड करो। यानी ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम रिकॉर्ड करने के पीछे अगर कोई कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट का नाम है एक्रोल कंसेप्ट। हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, इंटरेस्ट अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते, इसके पीछे कौन सी कंसेप्ट है अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे एक्रोल कंसेप्ट। आया समझ में बेटा, एक्रोल कंसेप्ट आ गई। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों को एक्रोल एंड मैचिंग कंसेप्ट में कंफ्यूजन होता है, डिफरेंस पता नहीं चलता, ओके बेटा। एक्रोल कंसेप्ट इंडिविजुअल, ओके, अलग अलग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड कितना करना है इसके बारे में डिस्कस करती है। एक्रोल कंसेप्ट इंडिविजुअल यानी सैलरी कितनी रिकॉर्ड करनी है, इसके पीछे एक्रोल कंसेप्ट होगी। आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है तो कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, इसके पीछे एक्रोल कंसेप्ट होगी। मैचिंग कंसेप्ट उसके आगे का काम करती है। मैचिंग नाम ही है इसका, मैचिंग कंसेप्ट बेटा। इसका एक ही काम है, मैच करके देखना, मैच करके देखना। क्या मैच करके देखना है बेटा, तो मैचिंग कंसेप्ट उस फाइनेंशियल ईयर के टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम मैच करके रिजल्ट निकालेगी बेटा। याद रखो, दो काम करते हैं मैचिंग कंसेप्ट, उस फाइनेंशियल ईयर के टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम मैच करके, कंपेयर करके रिजल्ट निकालेगी। सरप्लस क्या है, इनकम सरप्लस है तो प्रॉफिट हुआ बोलेगी, एक्सपेंसेस सरप्लस है तो लॉस हुआ बोलेगी बेटा। यानी प्रॉफिट लॉस जो निकालते हैं हम, उसके पीछे होती है मैचिंग कंसेप्ट। कैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हम, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट टोटल यानी इनकम, डेबिट टोटल एक्सपेंसेस, फाइनली क्लोज करते समय इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे हम, और जो भी आंसर आएगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट। समझो इनकम 1 लाख, एक्सपेंसेस 90,000, प्रॉफिट 10,000। कंपेयर करो,
1 लाख इनकम, 90,000 खर्चा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। कौन सी कंसेप्ट है इसके पीछे? मैचिंग कंसेप्ट। सैलरी को कितना रिकॉर्ड करना है, मैचिंग नहीं बोलेगी, वो एक्रोल बोलेगी। हाँ, उस पीरियड के टोटल खर्चे इतने थे, टोटल इनकम इतना था, तो आपको प्रॉफिट इतना हुआ या लॉस इतना हुआ, ये आंसर बताएगा हमें मैचिंग कंसेप्ट। ओके, ये आंसर कौन बताएगा हमें? मैचिंग कंसेप्ट। आया सबके समझ में? गुड। अब बेटा मैचिंग हो गई, नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे हम कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका यूज आपको बहुत जगह पे करना है। तो कॉस्ट कंसेप्ट बोलती है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नॉर्मली बैलेंस शीट में जो एसेट्स रिकॉर्ड करने वाले हो, जो एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, कौन से प्राइस से रिकॉर्ड करना है बेटा? नॉर्मली फिक्स्ड एसेट, तो उसे आपको रिकॉर्ड करना है एक्विजिशन कॉस्ट से। याद रखो, आपको एसेट्स को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट से, एक्विजिशन कॉस्ट से। कौन बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट। वे एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? एक एग्जांपल बोलता हूं बेटा, समझो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है और उसका एग्जांपल क्या है। समझो बेटा, एक भोला सा आदमी हूं मैं, और मेरे घर पे पुरानी एक रूम थी, ओके, जो मेरे पूर्वजों ने कुछ सामान रखा था। एक दिन मैंने वो खंगाला बेटा, और उसमें मुझे एक स्टोन दिखाई दिया। मुझे पता नहीं है कि स्टोन क्या है, इसकी प्राइस क्या है। एक्चुअल वो था डायमंड, वो था डायमंड, रियल डायमंड था। ओके, उसकी मार्केट में अब वैल्यू है बेटा 50 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू क्या है? 50 लाख। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे लगा कि कोई तो स्टोन होगा 10-20 रुपए वाला, पड़ा है घर में। मैं उसे लेके मार्केट में गया, एक जोहरी के पास, उसको दिखाया कि एक कुछ तो मेरे घर पे स्टोन मिला है मुझे, ओके, और मुझे बेचना है। वो जोहरी आप हो बेटा, ठीक है। आपने देखा उसे, तभी आपके समझ में आया कि इसकी वैल्यू तो 50 लाख है, लेकिन सर को इसकी रियल वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप बिजनेस करोगे बेटा। आपने बोला कि चलो बोलिए आपको ये बेचना है, मैं परचेस करता हूँ, मैं खरीदता हूँ, कीमत बोलिए, क्योंकि आपकी चीज़ है, आपको कीमत बोलनी होगी। मैं खुद को बहुत शहाना समझता था बेटा। मैंने क्या किया कि मेरे माइंड में था कि इसके 10-20 रुपए प्राइस होगी। मैंने बोला चलो ये बोल रहा है कितनी कीमत है, तो कुछ पैसे बढ़ा के बोलते हैं। मैंने बोला 500 रुपए के नीचे मैं बेचूंगा नहीं। कितना? 500। आपको पता है इसकी वैल्यू है बेटा 50 लाख, और बेचने वाला बोल रहा है कि 500 रुपए। आप क्या करोगे? उसे ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं ये 50 लाख का, आप 500 रुपये कैसे बोल सकते हैं? आप लोगे ठीक है डन, आपको 500 रुपये दिए, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ देना है का, पियो और जाओ। अब ठीक है, मैंने आपको 500 रुपये में वो स्टोन डायमंड बेचा, आपने परचेस किया। एट द एंड ऑफ डे आपको आपकी बैलेंस शीट बनानी है। एट द एंड ऑफ डे आपको आपकी बैलेंस शीट बनानी है। उस बैलेंस शीट में उस डायमंड को आप दिखाओगे कौन सी प्राइस, रियल वैल्यू 50 लाख और आपने परचेस किया 500 में, तो आप बोलोगे चलो 50 लाख में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट की कंसेप्ट इसे परमिट नहीं करती बेटा। अकाउंट बोलता है नहीं, रॉन्ग। आपको उस डायमंड को बैलेंस शीट में दिखाना है ओनली 500 रुपए में। क्यों? क्योंकि उस डायमंड की एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए है। एक्विजिशन कॉस्ट का सिंपल मीनिंग बोलता है बेटा, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपकी जेब से कितना पैसा देना पड़ा, बाय कैश दो या बाय चेक दो। उस एसेट को आपने कितने रुपीज में एक्वायर किया, उसे बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। ईच एंड एवरी एसेट आपको उसी प्राइस से रिकॉर्ड करनी है समझ में? इसके उल्टा भी हो सकता है। 500 रुपये रियल वैल्यू का स्टोन आपने 10 लाख में परचेस किया,
तो अकाउंट बोलता है आप 10 लाख लिखो, क्योंकि उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 10 लाख है समझ में बेटा। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है, आपको एसेट्स कौन से प्राइस से रिकॉर्ड करना है, एक्विजिशन कॉस्ट से। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब आपकी जेब से उस एसेट को एक्वायर करने के लिए कितने पैसे देने पड़े, उसे हम बोलेंगे एक्विजिशन कॉस्ट। ओके एंड ओके एक्विजिशन कॉस्ट। समझो बेटा, अगर किसी को एक एसेट एज अ गिफ्ट मिली फ्री, तो उसकी अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसके अकाउंट में रिकॉर्डिंग आप करोगे क्या, तो अकाउंट बोलता है नो, उसकी वैल्यू 0 दिखानी है। क्यों, क्योंकि उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, 0। उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है 0, इसलिए आपको उसे 0 दिखाना है समझ में। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा। गोइंग कंसर्न में एजम्पशन क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलते जाएगा बेटा, उसका एंड शॉर्ट पीरियड में नहीं होगा। आया समझ में। याद रखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, गोइंग कंसर्न की वजह से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। यानी जिस बिजनेस में गोइंग कंसर्न नहीं होता वहां नॉर्मली हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। जहाँ गोइंग कंसर्न नहीं होता वहां बैलेंस शीट नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में एक डिफरेंस है। इस साल में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो ओनली बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं। इस ईयर में खत्म, आगे नहीं जाएगा, रेफरेंस भी नहीं आएगा। तो इस साल का बिजनेस नेक्स्ट ईयर में जाएगा, गोइंग कंसर्न बोलती है। तो बिजनेस खाली हाथ नहीं जाएगा बेटा, उसके साथ बैलेंस शीट जाएगी। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों होती है, गोइंग कंसर्न की वजह से। जहाँ गोइंग कंसर्न नहीं वहाँ बैलेंस शीट नहीं। ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट बेटा, रियलाइजेशन कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट जैसी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलती है जब तक इनकम या प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता तब तक रिकॉर्ड मत करो। इनकम या प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता तब तक रिकॉर्ड मत करो। कौन बोलता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। याद रखो, ओनली इनकम एंड प्रॉफिट के बारे में एक कंसेप्ट डिस्कस करती है। इनकम या प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता तब तक रिकॉर्ड मत करो। अब यहां एक और कंफ्यूजन होता है, इनकम रियलाइज होना यानी क्या होना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते रियलाइज होना यानी कैश में मिलना। रॉन्ग है बेटा। रियलाइज होने का सिंपल मीनिंग है कंफर्म होना। रियलाइज होना यानी कंफर्म होना, हमारा इनकम कंफर्म हुआ। अब कैसे होता है बोलता हूं मैं। अगर आपने किसी को गुड्स को बेचा, सेल किया, जिस टाइम सेल्स होते हैं उस टाइम आपका इनकम कंफर्म हुआ। बाद में पैसे आज मिलेंगे या 4 दिन बाद मिलेंगे, कोई मैटर नहीं करता। जिस टाइम सेल्स हो गए उस टाइम इनकम कंफर्म हो गया। आपने किसी को लोन दिया है बेटा, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेने वाले, जहां टाइम हो गया यानी 1 महीना हो गया तो 1 महीने का इनकम कंफर्म हो गया, आप छोड़ेंगे नहीं, मिला हो या ना मिला हो। कंफर्म होना है यानी रियलाइज होना, सिंपल मीनिंग। कैश में मिलना नहीं बेटा, जब कंफर्म हुआ तो रियलाइज हुआ बोलेंगे हम। तो कंसेप्ट बोलती है जब तक इनकम या प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता तब तक रिकॉर्ड मत करो। इसके पीछे कौन सी कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। आया समझ में बेटा। तो आज हम इतने ही कंसेप्ट लेंगे, रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा। शॉर्ट 2 मिनट में मैं रिवाइज करता हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा बेटा। तो हमने देखा एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर अलग होते हैं। बिजनेस के बुक में ओनर के ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, ओनर के बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है। इस कंसेप्ट से हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, कैपिटल, ड्राविंग्स रिकॉर्ड करने के पीछे एंटिटी कंसेप्ट है।
पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके पीछे एंटिटी कंसेप्ट है। ओके, मनी मेजरमेंट, अगर मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है तभी रिकॉर्ड करो, अदरवाइज उस ट्रांजैक्शन को, इवेंट को रिकॉर्ड मत करो। बेटा इस कंसेप्ट से आप क्या रिकॉर्ड करते हो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड करते हो सबके पीछे कंसेप्ट है। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आप मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से क्या रिकॉर्ड नहीं करते, तो ह्यूमन एसेट, मैनेजमेंट स्किल और वीकनेस, स्ट्रेंथ या वीकनेस रिकॉर्ड नहीं करते हम ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। पीरियडिसिटी, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड के बाद बनाना है, ये पीरियड डिसाइड कौन करेगा, पीरियडिसिटी कंसेप्ट। एक्रूअल, एक्सपेंसेस पेड रिकॉर्ड करना या इनकर्ड कितना खर्चा हुआ है वो रिकॉर्ड करो, कितना दिया है नहीं, कितना इनकम मिला है मत रिकॉर्ड करो, कितना इनकम हुआ है उतना रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम अर्नड रिकॉर्ड करना है, नॉट रिसीव्ड और पेड। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट दो काम करेगी, उस फाइनेंशियल पीरियड के टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम मैच करेगी एंड प्रॉफिट लॉस बताएगी। कॉस्ट कंसेप्ट, आपको एसेट को कौन सी प्राइस से रिकॉर्ड करना है, एक्विजिशन कॉस्ट से, एक्विजिशन कॉस्ट से। ओके, नेक्स्ट है बेटा गोइंग कंसर्न, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा, इसलिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रॉफिट या इनकम जब तक रियलाइज नहीं होता तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, तो बेटा हमारे आज यहीं पे रुकेंगे हम, रिमेनिंग पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।